पुष की रात का अंधेरा ऐसा घना था कि सड़क और आसमान के बीच फर्क ही मिट गया था। चारों तरफ सिर्फ काली छाया और घना कोहरा फैला हुआ था जो हर चीज को निगलता जा रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे हर सांस के साथ हड्डियों में आग और ठंड दोनों दौड़ रही हो। इसी ठंडी रात में सचिन और पंकज शहर से लौट रहे थे। बस खराब होने की वजह से उन्हें पहुंचने में देर हो गई थी। अब उनका हर कदम खतरों से भरी इस सुनसान सड़क पर एक चुनौती था। अरे यार सचिन, अंधेरा इतना घना है कि सड़क और आसमान का फर्क ही मिट गया। दिसंबर की ठंड भी कुछ कम नहीं, जैसे हर सांस के साथ हड्डियों में सिहरन दौड़ रही हो। हाँ यार, और इतनी रात को बाहर रुकना भी ठीक नहीं। हवा इतनी तेज है और कोहरा इतना घना कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जल्दी आगे बढ़ते हैं वरना यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। तभी उनकी नजर बस स्टैंड के पास एक चाय की दुकान पर पड़ी। लालटेन की हल्की रोशनी और चाय की भाप ने उस ठंडी रात में थोड़ी गर्माहट का एहसास दिलाया। सचिन देखो, वहां बस स्टैंड के पास एक चाय की दुकान दिख रही है। शायद वहां कुछ गर्माहट और आराम मिल जाए। हाँ भाई, चलो वहीं चलते हैं। इतनी ठंड में चाय पीने से शरीर थोड़ी गर्मी तो महसूस करेगा और कुछ देर आराम भी मिल जाएगा। वो दोनों धीरे धीरे चाय की दुकान की ओर बढ़े। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। हवा में ठंडक इतनी थी कि हर कदम पर रग रग में सिहरन दौड़ रही थी। चाय वाला धीमी आंच पर चाय बना रहा था। उसकी लालटेन की हल्की पीली रोशनी दुकान के बाहर तक फैल रही थी। काका, 2 कप गरम चाय दे दो। इतनी ठंडक है कि हड्डियां तक कांप रही है, जैसे ठंड सीधे हड्डियों में उतर रही हो। ठीक है बेटा, वैसे इतनी रात में कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सड़क और जंगल में कोहरा इतना घना है कि देख पाना मुश्किल है। काका, हमें सुरजानपुर गांव तक जाना है, बस खराब होने की वजह से देर हो गई और अब रास्ता लंबा लग रहा है। बेटा, इतनी रात में सुरजानपुर जाना सही नहीं है। घना कोहरा और सुनसान रास्ता तुम्हें परेशानी में डाल सकता है। काका, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? डर तो लग रहा है, लेकिन हमें तो वहां पहुंचना ही है। भला अपने गांव जाने में किस बात का डर? बेटा, मेरी बात मानो, ये रास्ता अब और भी खतरनाक हो गया है। ऊपर से आज अमावस्या की रात है। मेरी नजर में तुम्हारा चलना बहुत जोखिम भरा है। अरे काका, आप भी अमावस्या की रात ऐसे कुछ क्यों बोल रहे हैं? हमें डराओ मत। रास्ता सुनसान और घना है, बस हमारी थोड़ी सी मदद तो कर दीजिए। कैसी मदद बेटा, बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? इतने घने कोहरे में और इस ठंड में तुम्हें अकेले बाहर जाना बहुत जोखिम भरा है। काका, यदि आप हमें अपनी लालटेन दे देते तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता। हम जब सुबह लौटेंगे तो आपकी लालटेन लौटा देंगे। ठीक है बेटा, तुम लोग लालटेन ले लो, लेकिन संभल कर जाना। बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम एकदम सही से पहुंच जाएंगे। और लालटेन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाय वाला लालटेन उनके हाथ में थमाता है। हल्की पीली रोशनी उनके सामने फैलती है। यह रोशनी ही अब उनका एकमात्र सहारा थी। बेटा, ये लालटेन अब तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। ध्यान से चलो, जल्दी निकलो और पीछे मत देखना। रास्ता खतरों से भरा है, इसलिए मेरी बात याद रखना। वो दोनों चाय वाले से लालटेन लेकर आगे बढ़ गए। जैसे ही वे कुछ दूरी पर गए, हर कदम पर आवाजें और भी डरावनी लगने लगी। पत्तों की खड़खड़ाहट और हवा की सरसराहट कुछ ऐसा महसूस करा रही थी जैसे कोई छायादार हाथ उनके चारों तरफ धीरे धीरे घूम रहा हो। रास्ता लंबा और थका देने वाला लग रहा था। देर हो चुकी थी और गांव तक पहुंचने में अब और ज्यादा समय लगने वाला था। घना कोहरा और अजीब सी ठंडी हवाएं उनकी सांसें तेज कर रही थी। हर कदम के साथ डर और भी गहरा होता जा रहा था। सचिन, मुझे लग रहा है कि हम रास्ता भटक रहे हैं। ये कोहरा इतना घना है कि आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हर मोड़ पर यही डर है कि कहीं हम और गहरे जंगल में ना पहुंच जाए। डर मत पंकज,
लालटेन हमारे पास है, ये हमारी एकमात्र रोशनी है। बस ध्यान से चलो, अपने कदमों पर नजर रखो और जल्दी में कोई गलत मोड़ मत लेना। कोहरा और अंधेरा अपने आप डर बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम संभल कर आगे बढ़ेंगे। लालटेन की रोशनी केवल उनके पैरों के कुछ कदम ही दिखा रही थी। उसके बाहर सब कुछ धुंध और अंधेरा था। पेड़ डरावने साए की तरह उनके चारों तरफ थे। कभी लगता जैसे किसी ने उनकी ओर झांक लिया हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, रास्ता और भी घना हो गया। कभी कभी लालटेन की रोशनी पेड़ों के बीच से हिलकर डरावने चेहरे दिखाती। पंकज और सचिन ने महसूस किया कि अब समय का दबाव और रात की घनी ठंड उनके डर को दोगुना कर रही है। जल्दी जल्दी चलो सचिन, इस घने अंधेरे और कोहरे में हमें हर कदम संभल कर ही बढ़ना होगा। हाँ पंकज, बस तुम लालटेन ध्यान से पकड़े रहो, हर कदम संभल कर रखना। इस घने कोहरे में कोई भी गलती बड़ी परेशानी में डाल सकती है। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता बदल रहा है। देर हो जाने की वजह से उनके मन में डर इतना बढ़ गया कि वे कभी कभी अपनी ही परछाइयों से डरने लगे। लेकिन लालटेन की हल्की रोशनी उन्हें आगे खींच रही थी। अंततः कई मोड़ और कोहरे के बीच वे धीरे धीरे सुरजानपुर की ओर जाने वाली सड़क पर पहुंचने लगे। डर, ठंड और थकान के बावजूद लालटेन उनका मार्गदर्शन कर रही थी। जैसे ही वे थोड़ी आगे बढ़े, उन्हें रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। हाथों में एक भारी पोटली लिए वह जमीन पर बैठा सुबक रहा था। उसकी पीठ उनके तरफ थी, लेकिन हर हिलती छाया और कोहरे में घुलती आकृति उन्हें कुछ अजीब सा एहसास दे रही थी। सचिन देखो, वहां कोई बैठा है। इतनी रात में इस सुनसान जगह पर भला कौन हो सकता है? हाँ यार, इतनी अंधेरी रात में ये बिल्कुल सामान्य बात नहीं है। यहाँ तो दिन में भी कोई रुकता नहीं, फिर इतनी रात को कौन आएगा? और जरा उसके हाथों पर नजर डाल। वो भारी पोटली, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ ढो रहा हो या फिर किसी राज को छुपाए बैठा हो। नहीं, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। पंकज, कुछ तो गड़बड़ है। दिल कह रहा है कि हमें संभल कर रहना चाहिए। हाँ यार, और उसकी पीठ हमारी तरफ है, लेकिन ये जो हलचल है और कोहरे में उसकी आकृति, कुछ तो अजीब सा लग रहा है। भाई, फिर भी इंसानियत के नाते चलकर पूछ लेते हैं। क्या पता कोई सच में किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हो और हम बिना रुके निकल जाएं। वो दोनों अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाए। हर पत्ती की सरसराहट उनके कानों में कुछ डरावना फुसफुसा रही थी। झाड़ियों की हल्की खड़खड़ाहट उनके दिल की धड़कन को बढ़ा रही थी। बूढ़े ने अचानक अपनी गर्दन घुमाई। उसके चेहरे की झुर्रियां ठंडी रात की हवा में और भी उभरी हुई लग रही थी। उसकी आंखें डर और कुछ लाल चमक के मिश्रण से भरी हुई थी। काका, इतनी रात में आप यहाँ बिल्कुल अकेले क्यों बैठे हैं? ये जगह तो पूरी तरह सुनसान है और इस वक्त यहाँ कोई दिखाई भी नहीं देता। क्या बताऊं बेटा, मेरा ही बेटा मुझे घर से निकाल दिया। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मैं अकेला हूं और मेरे पास लालटेन भी नहीं। कोई मेरी मदद करे और मुझे मुख्य सड़क तक पहुंचा दे। लेकिन काका, इतनी रात में यह रास्ता खतरों से भरा है। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा पसरा है। फिर भी आप यहाँ तक अकेले कैसे आ गए? मैं अपने दम पर नहीं आ पाया बेटा। मेरी आंखों से ज्यादा कुछ नहीं दिखता और ये कोहरा मैं खुद भी डर रहा हूँ। बस कोई मुझे सुरक्षा दे दे। उस बूढ़े आदमी की बात दोनों की समझ से परे थी। शब्द कुछ और कह रहे थे और आंखें कुछ और। फिर भी डर को दिल में दबाकर इंसानियत के नाते सचिन और पंकज उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। ठीक है काका, हम आपकी मदद करेंगे। बस आप हमें सही रास्ता बताइए जिससे हम आपको सही जगह पहुंचा सके। धन्यवाद बेटा, तुम्हारा इरादा सही है। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना पीछे मुड़कर मत देखना। सचिन ने धीरे धीरे उसकी पोटली उठाई। वह पोटली इतनी भारी थी
कि ऐसा लगा जैसे वर्षों का बोझ इसमें समाया हुआ हो। बूढ़ा धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ और उसकी कमजोर छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उसने अपनी ठंडी और कांपती आवाज में कहा, बेटा, वे श्मशान के रास्ते से चलते हैं। ये छोटा रास्ता है, लेकिन सावधान रहना, यहाँ हर कदम खतरों से भरा है। लेकिन काका, ये रास्ता सही नहीं लग रहा। कहते हैं उधर कोई नहीं जाता। इतनी रात में वहां जाना हमारे लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। हाँ सचिन, मुझे भी डर लग रहा है। रास्ता सुनसान है और कोहरा इतना घना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। काका, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? नहीं बेटा, दूसरा रास्ता नहीं है। एक रास्ता था जो लगातार हुई बारिश की वजह से बर्बाद हो गया। काका, हमें जल्दी पहुंचना है, लेकिन आपको इस हालत में अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं। हम आपका साथ देंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है पंकज। हम एक दूसरे का सहारा बनकर निकल जाएंगे। बेटा, मैं तुम्हें सच में चेतावनी दे रहा हूँ। रात का अंधेरा और ये घना कोहरा किसी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लेकिन तुम्हारा इरादा सही है, इसलिए मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा। धन्यवाद काका, हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन कृपया ध्यान दें, हमें रास्ता दिखाते समय कोई अजीब चीज नजर आए तो तुरंत बता दे। जंगल अब पहले से भी ज्यादा घना और भयावह हो गया। हवा में अजीब सी बदबू फैल रही थी, जैसे कोई सड़ी हुई चीज पास से गुजर रही हो। झींगुर और छोटे जानवर अचानक चुप हो गए, लेकिन सच में डरने की वजह ये नहीं थी, बल्कि वह कोई साधारण बूढ़ा आदमी नहीं था। ये वही छलावा था जो अपनी प्यारी सी बातें कहकर मासूम लोगों को फंसाता था। यही वह साया था जो शमशान के उस घने और सुनसान रास्ते में उन्हें खींच कर ले जाता और उनकी ताकत और आत्मा खाता और उन्हें अपना गुलाम बना लेता। अरे सचिन, तुम पोटली वाले कंधे की तरफ झुकते जा रहे हो। लगता है बोझ कुछ ज्यादा ही भारी है। ठीक से संभल पा रहे हो या नहीं? हाँ बेटा, यही बोझ हर किसी के लिए आसान नहीं, लेकिन इसे संभालना जरूरी है, क्योंकि ये मेरे जीवन भर की कमाई है। सच में ये पोटली इतनी भारी क्यों लग रही है? अब तो इसे संभालना भी मुश्किल होता जा रहा है, जैसे हर कदम के साथ इसका बोझ बढ़ता ही जा रहा हो। बेटा, बस थोड़ी दूर की ही बात है। तुम मेरे पीछे पीछे चलते रहो, घबराओ मत। मैं तुम्हें सही और सुरक्षित रास्ता दिखा दूंगा। ठीक है काका, हम आपके पीछे चलेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों ये सब कुछ हमें अजीब सा लग रहा है, जैसे हर कदम पर कोई अनदेखा खतरा हमारे साथ चल रहा हो। बेटा, ये रात, ये घना कोहरा और ये सुनसान रास्ता, ये सब बस तुम्हारे इरादों और हिम्मत की परीक्षा ले रहे हैं। देखना है कि तुम आखिर तक टिक पाते हो या नहीं। सचिन ने पोटली संभाली और फिर दोनों बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगे। हर कदम पर हवा की सरसराहट और पेड़ों की टहनियों की आवाजें और बढ़ाती जा रही थी। कभी लालटेन की रोशनी में पेड़ों के बीच अजीब आकृतियां झांकती और कभी घना कोहरा उन्हें असली और भ्रमित कर देने वाला माहौल दे रहा था। सचिन और पंकज घने कोहरे और उलझी हुई झाड़ियों से जूझते हुए आखिरकार शमशान के पास पहुंचे। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। पुरानी काली दीवारें और टूटे हुए क्रॉस जैसे किसी ने उन्हें निगलने के लिए इंतजार कर रही हो। हवा में एक अजीब सा ठंडा सिहरन फैल गया और दूर से किसी के हंसने की आवाज गूंजने लगी। पंकज, आखिरकार हम श्मशान तक आ ही गए। अब गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हम थोड़ी ही देर में गांव पहुंच जाएंगे। लेकिन सचिन, यहाँ रुकना भी खतरनाक लग रहा है। देख, उस पुराने पेड़ को उसकी टहनियाँ ऐसे फैल रही हैं जैसे किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। हाँ पंकज, अब पीछे लौटने का रास्ता भी नहीं बचा है। चाहे जो हो, अब बस आगे ही बढ़ना होगा और किसी तरह से गांव पहुंचते हैं। चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, वहां वो बूढ़ा आदमी कहीं नजर नहीं आया। ये देखकर दोनों की धड़कनें तेज हो गई और घबराहट में उन्होंने आवाज लगाई,
काका आप कहाँ चले गए? जल्दी आइए, यहाँ रुकना ठीक नहीं। चलो यहाँ से निकलते हैं, गांव अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। चारों ओर अंधेरा और खामोशी इतनी घनी थी कि हर सांस डर के साथ मिल रही थी। लालटेन की हल्की रोशनी भी सिर्फ उनके पैरों के पास की जमीन को दिखा रही थी। सचिन, लगता है वो काका आगे निकल गए होंगे। अब हमें भी यहाँ एक पल नहीं रुकना चाहिए, तुरंत आगे बढ़ना होगा। लेकिन पंकज, अगर वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो तो इस श्मशान में अकेला छोड़ना ठीक तो नहीं लग रहा। ये उन्हें सोचना चाहिए था। अब बहुत हुआ इंसानियत, पहले अपनी जान बचाना जरूरी है। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही वे कदम बढ़ाते हैं, अचानक हवा में हल्की चमक फैली और एक भयानक दानव उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थी, हाथ लंबे और झुरमुट की तरह तैर रहे थे। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी, जो रूह कंपा देने वाली थी। अरे पंकज, कहाँ चल दिए तुम? इतनी गहरी रात में इस सुनसान जंगल के बीच क्यों रहना ठीक है? यहाँ तो दिन में भी लोग अकेले आने से डरते हैं। पंकज, कुछ भी मत बोलना, ये वही छलावा है जो हमारी आवाज और डर का इंतजार कर रहा है। अगर हमने जवाब दिया तो ये और करीब आ जाएगा। जब तक चुप रहो, ये मेरा इलाका है। यहाँ आने वाला हर शख्स मेरी मर्जी से ही सांस लेता है और बचकर निकलना यहाँ किसी के बस की बात नहीं। पंकज, अब एक सेकंड भी मत गवाओ। पीछे मुड़कर देखने की गलती मत करना। चाहे कुछ भी सुनाई दे, बस सीधे आगे बढ़ते रहना, पूरी ताकत के साथ। ओह, तुम्हें सच में लगता है तुम मुझसे भाग पाओगे? हर कदम जो तुम बढ़ा रहे हो, हर सांस जो ले रहे हो, इन सब पर मेरी नजर है। इस अंधेरे में मुझसे कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। वे दोनों जान बचाकर भाग निकले। जंगल जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। सांसें फूल चुकी थी और दिल सीने से बाहर निकलने को था। तभी अचानक आगे रास्ते में घने कोहरे के बीच वही बूढ़ा आदमी फिर से दिखाई दे गया, इतनी चुपचाप जैसे वहां बैठा उनका इंतजार कर रहा हो। अरे पंकज, देख तो सही, वो बूढ़ा आदमी वहां बैठा है, वही जो कुछ देर पहले हमारे साथ साथ चल रहा था। लेकिन अभी तो वो अचानक गायब हो गया। फिर ये यहाँ कैसे आ गया? सचिन, ये कोई आदमी नहीं है। जरा तू ही सोच, हम इतने जवान हैं और इस छलावे के डर से भागते हुए आए हैं, लेकिन ये बूढ़ा आदमी इतनी आगे तक कैसे पहुंच गया? हाँ पंकज, तू सही कह रहा है। ये कोई साधारण बूढ़ा नहीं लग रहा है। जिस तरह ये बार बार हमारे सामने आ रहा है, मुझे भी अब पूरा यकीन होने लगा है कि यही वो छलावा है। सचिन, यही तो मुझे डर लग रहा है। लगता है ये हमें रास्ता भुलाने के लिए भेस बदलकर खेल खेल रहा है। अगर ऐसा है पंकज, तो बेहतर यही होगा कि हम बिना आवाज किए इसकी नजरों से बचते हुए यहीं से निकल जाएं। हमारी छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। वो दोनों जैसे ही पीछे मुड़े, वो छलावा उनको आवाज दी। अरे बेटा, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो। बस इतनी सी मेरी मदद कर दो। मैं अकेला नहीं संभाल सकता। तुम्हारे बिना मैं रास्ता पार नहीं कर पाऊंगा। उसकी बात सुनकर दोनों बिना पीछे देखे जवाब दिया। काका, आपकी असली सच्चाई अब हमारे सामने खुल गई है। अब आपकी मीठी बातों और झूठे बहानों में हमें फिर से फंसाने की कोशिश मत करना। हम अब सावधान हैं। अरे बेटा, तुम तो पहले ही मेरे जाल में फंस चुके हो। समझो, अब इससे निकलना लगभग असंभव है, चाहे तुम जितना भागने की कोशिश करो। और फिर वो छलावा हवा में तैरता हुआ अचानक उनके सामने प्रकट हो गया। उसकी भयानक मौजूदगी हर तरफ फैल गई और उसकी आंखों की लाल चमक डर और घबराहट को और बढ़ा रही थी। मेरी पोटली, मुझे वापस लौटा दो, तभी तुम यहाँ से सुरक्षित जा सकते हो, वरना ये रास्ता अब तुम्हारा यहाँ से निकलना असंभव है। उसकी डरावनी और कड़क बात सुनते ही दोनों के नीचे से जमीन ही निकल गई, क्योंकि उन्होंने पोटली पीछे ही छोड़ दी थी।
और अब उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं था। काका प्लीज हमें माफ कर दो, हमने आपकी पोटली पीछे ही छोड़ दी थी। काका, हमने पूरी इंसानियत दिखाते हुए आपकी मदद करने की कोशिश की, आपके बोझ को उठाया, आपका साथ दिया। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे रोने धोने, हाथ जोड़ने और विनती करने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? नहीं बेटा, अब तुम्हारे कदम, तुम्हारा डर और तुम्हारी हिम्मत मेरी नजर में है। वो छलावा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ बढ़ता देख सचिन ने हिम्मत जुटाई और पास पड़े एक पत्थर को उसकी तरफ फेंका। अपनी ओर पत्थर आते देख वो एक छलावा धुआं बनकर गायब हो गया। सचिन, अब हम इससे बच नहीं सकते, क्योंकि हमने इसकी बात का जवाब दे दिया है। अब ये हमें छोड़ने वाला नहीं है। पंकज, तू हिम्मत से काम ले, हम अभी भी बच सकते हैं। मैंने सुना कि छलावा पानी नहीं पार करता। यदि हम गांव के बाहर वाले नहर पर किसी तरह से पहुंच जाएं, तो हम इससे बच सकते हैं। यदि ऐसी बात है तो सचिन भाई, जितनी ताकत से भाग सकते हो भागो। वो दोनों पूरी ताकत से भागने लगे। इस कड़ाके की ठंड में उन दोनों का शरीर पसीने से भीग गया। सचिन और पंकज नहर की ओर बढ़ रहे थे। घना कोहरा चारों तरफ फैल रहा था। पेड़ों की शाखाएं उनके बालों को खुरच रही थी। हर कदम पर डर बढ़ रहा था और पिछली बार जो छलावा उन्हें डराया था, उसकी लाल आंखों की चमक अब भी उनकी यादों में ताजा थी। तभी कुछ दूरी पर सचिन की नजर कुछ हल्की रोशनी में झिलमिलाती हुई दिखाई दी। उसने पंकज को इशारा किया। पंकज देखो, वहां कुछ है, जैसे कोई खड़ा है। उसकी आकृति कोहरा और अंधेरे में आधी आधी झलक रही है और ऐसा लग रहा है जैसे हमारी हर हरकत पर निगाह रखी हुई हो। पंकज ने लालटेन ऊपर उठाई और कोहरे में एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उसके लंबे बाल, सफेद सा लिबास और हल्की मुस्कान, सब कुछ जैसे इस डरावनी रात में किसी परी की तरह लग रहा था। सचिन, इतनी रात को यहाँ कोई लड़की और इतना खूबसूरत, मुझे तो लगता है ये वही छलावा है जो इस बार लड़की का भेष बनाकर हमारे सामने खड़ा हो गया है। हाँ पंकज, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय और इस जगह से शायद कोई हमें बचा ही नहीं सकता। सचिन, यदि हम डर की बजाय अपनी समझदारी और धैर्य से काम लें, तो शायद इसका सामना करने का कोई रास्ता निकल आए। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, साफ साफ बता दे, ताकि हम सही निर्णय ले सकें और इस खतरे से बच सकें। देख, वैसे ही हमने इसकी बात का जवाब देकर गलती कर चुके हैं। अब यदि हम इसका सहारा लेकर नहर तक पहुंच जाए, तो शायद हम अपनी जान बचा लें। अरे पंकज, इतनी डरावनी रात और इतने अजीब हालातों के बावजूद भी तेरा दिमाग बिजली की तरह काम कर रहा है। यही हमारी असली ताकत है। वो धीरे धीरे उसके पास बढ़े, लेकिन अब उनके भीतर डर के साथ साथ एक हल्की उम्मीद भी थी, जो पंकज की तेज दिमागी सोच और साहस की वजह से पैदा हुई थी कि शायद अब वे इस डरावनी रात और उस छलावे से सुरक्षित निकल पाएं। तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? मैं भी तुम्हारी तरह सुरजानपुर की ओर जा रही हूँ, और यदि हम साथ में चलेंगे तो ये रास्ता हम तीनों के लिए सुरक्षित और आसान होगा। सचिन और पंकज ने एक दूसरे की ओर देखते हुए धीरे फुसफुसाते हुए कहा। पंकज, ध्यान से देख, ये कोई साधारण लड़की नहीं है। ये वही छलावा है जिसने बार बार हमें भ्रमित किया। तुम आपस में क्या बात कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग मेरे पीछे कुछ छिपाकर बात कर रहे हो? कुछ ऐसा जो तुम्हारे कदमों को रोक रही है? कुछ नहीं, हम तो सिर्फ तुम्हारी सुंदरता की बात कर रहे हैं, और डर के बावजूद ये रात की सुनसान गलियों में थोड़ी राहत और उम्मीद दे रही है। अरे तुम लोग भी, ये सब ऊपर वाले की देन है। पर याद रखना, जितना तुम मेरे पीछे पीछे सावधानी से चलोगे, उतना ही तुम्हारा सुरक्षित पहुंचना आसान होगा। ठीक है, यदि तुम हमें रास्ता दिखा सकती हो
तो चलो हम तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। अभी तक छलावा उनके साथ खेल रहा था, लेकिन अब वो दोनों डर से ऊपर उठकर दिमाग के साथ उसका ही फायदा उठाने वाले थे। फिर वो आगे बढ़े। लड़की धीरे धीरे उनके सामने से चलने लगी। उसके कदमों की आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन हर मोड़ पर उसका रूप बदलता जा रहा था। कभी उसकी आंखों में लाल चमक, कभी उसकी मुस्कान में अजीब सी धुंधलाहट। पंकज, सच में ये वही छलावा है, भेष बदल कर आया हुआ है। देखो, उसकी आंखों में वही लाल अंगार जैसी चमक है। मैंने भी देखा, पर अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं। लेकिन जो मैंने बोल है उसे याद रखना। अभी बस उसके पीछे चलो और जल्दी से नहर तक पहुंचो। कुछ देख जाने पर वो लड़की बोलती है, तुम लोग सोचते हो कि तुम सुरक्षित हो, लेकिन सच तो ये है, हर कदम तुम्हारा इरादा आजमाता है। क्या तुम अपनी हिम्मत और चालाकी से बच पाओगे? अरे बचकर जाना कौन चाहता है? यदि तुम्हारे जैसा राहगीर मिल जाए तो हम हमेशा के लिए इस सुनसान जंगल में चलने के लिए तैयार है। पंकज की बात सुनकर छलावा बहुत खुश हुआ। उसे लगा ये फिर से उसके जाल में फंस गए हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि वो अब डर से नहीं, दिमाग से उसके साथ चल रहे हैं। पंकज, अब समझ लो, ये सिर्फ बचाव की परीक्षा नहीं, ये हमारी समझदारी और हिम्मत की परीक्षा भी है। अब यहीं से निकल लेते हैं। अभी नहीं, थोड़ा और आगे चलो। देखो, वो नहर का पुल दिख रहा है। बस कुछ पल रुको। सचिन ने सिर हिलाया। लालटेन को कसते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। कुछ दूर जाने पर उन्हें पुल साफ साफ दिखने लगे। पंकज, वो देखो, सामने पुल दिख रहा है। अब समय आ गया, चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। हाँ, चलो जल्दी से निकलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी आवाज या हलचल तुम्हें डराए तो पीछे मत देखना और अपने कदम संभल कर रखना। वो दोनों चुपचाप वहां से हल्के कदम से वहां से छलावा की नजरों से बचते हुए पुल के पार निकल गए। पुल के पार पहुंचते ही दोनों ने राहत की एक लंबी सांस ली। ठंडी हवा अब भी चल रही थी, लेकिन डर थोड़ा पीछे छूट गया था। कुछ दूरी पर चलकर वे लड़की अचानक रुक गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, न सचिन न पंकज। एक पल के लिए उसके चेहरे पर हैरानी छाई, फिर उसकी आंखों में वही लाल अंगार सी चमक लौट आई। उसकी मुस्कान पल भर में गुस्से में बदल गई। हवा में उसकी खौफनाक हंसी गूंज उठी और पूरा जंगल सिहर गया। चालाक हो तुम लोग, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं हर मोड़, हर साइड, हर सांस में तुम्हारी निगरानी कर रही हूँ। तुम अहीं भी भागो, मेरी नजर तुम पर बनी रहेगी। और ये खेल अभी बस शुरू हुआ है। धीरे धीरे अंधेरा हल्का पड़ने लगा। पूरब की तरफ आसमान में हल्की गुलाबी रेखा उभरी और ठंडी रात आखिरकार सुबह में बदल गई। सचिन और पंकज थके हुए कदमों से गांव की सीमा में दाखिल हुए। रात का काला साया पीछे छूट गया था, लेकिन उसकी ठंडक अब भी सचिन और पंकज की सांसों में अटकी हुई थी। थके हुए कदम, सूखे होठ और आंखों में जमी हुई दहशत लेकर वो दोनों आखिरकार अपने घर की दहलीज पर पहुंचे। आंगन में सुबह की हल्की धूप फैल चुकी थी। अरे बेटा, इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? तुम लोग रात को घर के बाहर ही बैठे थे क्या? क्योंकि इतनी समय तो कोई भी बस शहर से नहीं आती। पंकज कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसका गला अचानक सूख गया। सचिन ने माँ की आंखों में देखा। नहीं माँ, हम बाहर नहीं बैठे थे। हमारी बस खराब हो गई थी, जिसकी वजह से हमें देर हो गई और रास्ता बहुत लंबा हो गया। अरे सचिन बेटा, रास्ता तो लंबा ही है, लेकिन तुम्हारे चेहरे ऐसे क्यों बने हुए हैं, जैसे कोई भयानक चीज देख कर आ रहे हो। पंकज के हाथ अब भी हल्के कांप रहे थे। उसने आंगन की जमीन की तरफ देखते हुए कहा, बाबूजी, अगर जरा सी भी देर हो जाती, अगर हम समय पर नहीं निकलते, तो शायद आज हम दोनों यहाँ खड़े होकर ये सब कुछ अपने सामने नहीं देख रहे होते। पंकज की बात सुनकर घर में अचानक सन्नाटा छा गया।
ऐसी बातें मुंह से मत निकाल बेटा। ऐसा सुनते ही मेरा दिल कांप उठता है। साफ साफ बताओ, आखिर रात को तुम दोनों के साथ क्या हुआ था? कौन सा डरावना सामना किया? सचिन ने गहरी सांस ली। फिर जो उसने बताया वो कहानी नहीं थी, वो रात थी जो अब भी उसके अंदर जिंदा थी। अरे माँ जी, देर से पहुंचने के कारण हमें कोई रिक्शा नहीं मिला और हम लोग पैदल ही गांव की तरफ चल दिए। चाह वाले ने मना भी किया कि आज अमावस्या की रात है, लेकिन हमने उसकी बात नहीं सुनी। हर शब्द के साथ माँ का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ता गया और उसकी आंखों में डर और चिंता का अजीब सा मिश्रण साफ दिखाई देने लगा। बेटा, कहीं तुम्हारे साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई? ऐसा कुछ तो नहीं हुआ जो हमारी आंखों के सामने डर और चिंता पैदा कर दे? नहीं माँ जी, हम पंकज की दिमागी सूझबूझ और इसकी समझदारी की वजह से पूरी तरह सुरक्षित हैं। हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं जानती थी कि अमावस्या की रात ऐसे रास्ते सिर्फ दिखाई नहीं देते, बल्कि धीरे धीरे किसी को अपने जाल में फंसाने के लिए बुलाते भी है। अरे दादी, आपकी वजह से ही हम बच पाए। आपने जो मुझे बचपन में कहानी सुनाई थी कि छलावा पानी नहीं पार कर सकता, वो बात मुझे सही समय पर याद आ गई थी। अरे मेरा बेटा, तुझे सही सलामत देखकर मेरे दिल को थोड़ी बहुत तसल्ली मिली, लेकिन ये तसल्ली भी डर की कुछ हल्की लकीरों के साथ मिली। पिता ने बिना कुछ कहे आंखें मूंद ली, जैसे किसी पुराने भूले हुए डर ने अचानक फिर से दस्तक दे दी हो। तुम दोनों सच में बहुत किस्मत वाले हो बेटा। ऐसे खतरे और अजीब साए जो अक्सर पीछा नहीं छोड़ते, उन्हें समझदारी और हिम्मत से मात दे पाए। माँ ने राहत की सांस लेते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया और बोली, हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद, वरना आज ये आंगन वीरान और खतरों से भरा नजर आता और हमारी दुनिया उजड़ जाती। पंकज ने धीरे धीरे आंगन की ओर झांका। सूरज की रोशनी अब पूरी तरह फैल चुकी थी। रात की ठंडी और डरावनी यादें अब भी हवा में गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था कि जो हमने देखा वह शायद कभी खत्म नहीं होगा। माँ देखो, रात तो खत्म हो गई है, पर जो हमारे साथ हुआ वो हमारी यादों से कभी नहीं जाएगा। ये अनुभव हमें हमेशा सतर्क रखेगा। हाँ पंकज, अब समझ आया। हर रास्ता जो छोटा या आसान दिखे, वो जरूरी नहीं कि सही और सुरक्षित हो। हमें हमेशा होशियार रहना होगा। गांव जाग चुका था, पक्षियां चाह चाह रही थी, लोग अपने काम में लग चुके हैं, लेकिन गांव के बाहर उसी जंगल की तरफ अब भी कोहरा रुका हुआ था, जैसे वो दिन में भी किसी का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि कुछ छलावे सिर्फ रात में नहीं आते, वो अगली अमावस्या का इंतजार करते हैं।